ये आज हम डिवाइस वाले एक और फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर, जिसका नेम है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नेम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेथड। ओके, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेथड। इसको वन शॉट के अंदर रिवाइज करते हैं। तो इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, वो होता क्या है एंड किसके ऊपर बेस्ड होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, जो लाइट है उसके पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है लाइट। ये किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड नहीं है। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड। अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when a minimum frequency of light is thrown to a metal surface। तो देखो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज थ्रोन टू मेटल सरफेस। जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन निकल जाने का, उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो डेफिनेशन देख लो तो इधर मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से। ओके, ये मान लो मेटल सरफेस, इसका पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल सरफेस एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इधर लाइट सोर्स है ये। ओके, ये क्या है, लाइट का सोर्स है। इधर से मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, लाइट आएगा। इस तरीके से लाइट यानी कि फोटोन आएगा। मिनिमम इसका फ्रीक्वेंसी मान लो ये है। ओके, तो जब आएगा इस फ्रीक्वेंसी का लाइट इधर करेगा, तब इधर का जो फोटोन होगा वो बाद में बताएंगे क्या होता है। पहले इसे समझ लो, ये फोटोन क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देगा इस प्लेट से। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये कब पॉसिबल है कि जो मेटल सरफेस का एक मिनिमम क्या होगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। अगर इस मेटल सरफेस का मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स। इसे क्या, इससे न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है, या फिर इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। देखो, अगर जो न्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू न्यू नॉट है, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। ओके, ये इफेक्ट पॉसिबल है। तो इस बार हम लोग बात करते हैं तारण को, एक करके तारण की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला तारण जो कि है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स। ये पता चल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, देन हम लोग देखते हैं दूसरा वर्क फंक्शन। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसे बहुत सारे तरीके से डिनोट किया जाता है। डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट किया जाता है, ई नॉट से भी डिनोट किया जाता है, या फिर इसको फाई नॉट से भी डिनोट किया जाता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ द लाइट। ओके, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑकर्स। तो देखो, इस लाइट सोर्स का मिनिमम एनर्जी क्या होना पड़ेगा कि क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। ओके, तो क्या होता है, जो वर्क फंक्शन होता है ये होता है, या फिर ई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एच इंटू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर होते हैं। जो एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो सब मेटल के लिए क्या होगा, ये सेम ही होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट है तो सब मेटल के लिए सेम होगा। लेकिन जो वर्क फंक्शन होता है डिपेंड्स अपॉन दी मेटल। ओके, जो वर्क फंक्शन होता है उसका वैल्यू मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो न्यू नॉट होता है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करता है। तो ई नॉट है वर्क फंक्शन किसके बराबर है, एच इंटू न्यू नॉट के। एच अगर डिपेंड नहीं करेगा, न्यू नॉट डिपेंड करेगा, न्यू नॉट डिपेंड्स। ओके, क्यों डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, क्योंकि न्यू नॉट डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। इसी वजह से सेम मेटल के लिए सेम मेटल हैज ऑलवेज सेम फ्रीक्वेंसी, सेम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा सेम मेटल का, हेंस सेम वर्क फंक्शन। इसी वजह से सेम वर्क फंक्शन भी हो जाएगा। ओके, तो दो तारण हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट तारण हम लोग देखते हैं वर्क फंक्शन के बाद। इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ। ओके, नॉट फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ बेसिकली क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स। तो देखो, जो अपना फ्रीक्वेंसी होता था, ओके, वो किसके बराबर होता था, सी बाई लेमडा होता था, है कि नहीं। ओके, बिल्कुल है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, सी बाई लेमडा, या फिर लेमडा किसके बराबर होता है, सी बाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होते हैं। ओके, तो इसमें देखो, अगर देखो जो हम लोगों ने बात किया कि एक मिनिमम वेवलेंथ होता है। ओके, मिनिमम क्या होता है, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एक मिनिमम क्या होना पड़ेगा, इसको लेमडा नॉट से डिनोट किया जाता है। ओके, एक फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना पड़ेगा, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे हम लोग। ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। तो इसमें देखो, इस सी बाई लेमडा नॉट को सी बाई लेमडा मैक्सिमम बोल सकते हैं ना, कि अगर इसमें लेमडा का वैल्यू, ये जो लेमडा नॉट है इससे अगर बड़ा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए क्वेश्चन में जो लेमडा है वो इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो जो न्यू आएगा, ये न्यू नॉट जो आएगा वो क्या आएगा, न्यू मिनिमम से क्या आ जाएगा, सोता आ जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू है न्यू का, उससे सोता नहीं हो सकता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी वजह से अगर लेमडा का वैल्यू लेमडा नॉट से ज़्यादा आ जाए तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। ओके, लेमडा का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्योंकि लेमडा देखो 1 बाई लेमडा होता है, सी बाई लेमडा होता है, लेमडा नीचे, मतलब इसका अगर इस मैक्सिमम वैल्यू से अगर ऊपर हो जाए तो ये पूरा बड़ा कम हो जाएगा, यानी कि न्यू नॉट का वैल्यू कम हो जाएगा। न्यू का मिनिमम वैल्यू ही इतना है, इससे कम नहीं हो सकता।
आया समझ में आ गया होगा आपको। तो देखते हैं, देखो ये मान लो मेटल है, ओके, ये क्या है, मेटल है इस तरीके से। ये है कलेक्टिंग शीट, ओके, इससे कनेक्ट कर दिया, ये है कलेक्टिंग शीट। तो इधर से मान लो लाइट का सोर्स आ रहा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइट का वो ग्रेटर देन और इक्वल बोल दिया मैंने, जो अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इस मेटल की, उससे, ओके। तो इधर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इधर से इस प्लेट तक आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ओके। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तब क्या होगा, ये जो कलेक्शन शीट से लेकर इस मेटल तक एक क्या जनरेट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब एक फोटो करंट जनरेट होगा, ओके। इफेक्ट्स occurring and a photo current is generated। देख क्या हुआ, फोटो करंट इस तरीके से जनरेट हुआ। जो ये फोटो करंट है, जो मैंने लिखता हूँ फोटो करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो इस लाइट आ रहा है, लाइट सोर्स से इधर जो लाइट आ रहा है इसका इंटेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ओके। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ओके। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुआ, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से निकल गए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये फोटो करंट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। लेकिन जो ये फोटो करंट है किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, ओके। एंड जो एनर्जी है लाइट का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी होती है एच इंटू फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा। एच तो कांस्टेंट ही है, तो ई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर ग्राफ पूछे अपने को हम लोग कर सकते हैं ना, तो पहला वाला ग्राफ मानो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पूछ लिया, तो इंटेंसिटी के साथ तो लाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ओके। फोटो करंट एंड इंटेंसिटी का अगर ग्राफ पूछते फोटो करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड का, तब कैसे ग्राफ बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर ग्राफ पूछ दे फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का अगर ग्राफ पूछ दे तब कैसा होगा, तब कैसा ग्राफ होगा, जो फोटो करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कुछ इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, ये फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ इंटरवल जो होगा उधर देखो, इधर से स्टार्ट होगा ना, तो फोटो मिनिमम क्या होना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी है, इधर से ही तो फोटो करंट स्टार्ट होगा, क्योंकि फोटो करंट कब जनरेट होता था, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ वीनो के बाद ही स्टार्ट होगा, तो इधर से स्टार्ट होकर ऐसा होगा ग्राफ, ओके। ऐसा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं अगर हम लोगों ने इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, तब क्या होगा, मेटल शीट है, ये कलेक्टिंग शीट है, ओके। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, ये मेटल शीट, ये कलेक्टिंग शीट, ओके। एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट है, ओके। तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे पहले तो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें क्या आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करके इधर की साइड लेके आने का ट्राई करेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से जाने की कोशिश करेगा, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल इसमें जनरेट हो रहा है इस बैटरी की वजह से, वो क्या करेगा, इसको इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देगा, ओके। तो नेगेटिव पोटेंशियल इधर में लिखता हूँ, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग इसको, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल VS से लिखा जाता है, क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल एट कलेक्टिंग शीट फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि क्या नहीं हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, यानी कि नो फोटो करंट जनरेटेड, फोटो करंट भी नहीं जनरेट हुआ, ओके। तो अगर इधर हम लोग ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ से पहले कुछ थोड़ा देख लेते हैं, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग देखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मामला समझ आ गया आप लोगों को। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टिंग शीट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप है, इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होगा, एंड उसकी वजह से क्या नहीं होगा, फोटो करंट भी जनरेट नहीं होगा इसमें। लेकिन इस नेगेटिव पार्ट को याद रखना, तो नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्शन शीट हम लोग अगर पोटेंशियल को नेगेटिव जितना कर देंगे, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ओके, जिसके नीचे का वैल्यू या फिर उसके इक्वल वैल्यू में क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, ओके। लेकिन पॉजिटिव में अगर हम लोग पोटेंशियल लगा भी रहे तब भी कुछ फर्क नहीं आएगा, ओके। इसके ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा अगर हम लोग क्या लगाएं, पॉजिटिव वोल्टेज लगाए भी, ओके। तो इधर देखते हैं बाई वर्क एनर्जी ऑर्गन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता था डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी के सेंस के बराबर। इस बार देखो हम बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता था, Q इंटू डेल्टा V पढ़ा, डेल्टा V वोल्टेज, Q इसमें क्या है, Q चार्ज है, W किसके बराबर है, डेल्टा K के, इधर से लिख सकते हैं ना को अप्लाई करके। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में मेटल में कितना होता था, मेटल का जो सरफेस है उसमें इनिशियल में जो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होगा, Q डेल V के, डेल V यानी कि Q डेल V के बराबर हो जाएगा, ओके। तो Q यानी कि क्या है, चार्ज है, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है। डेल V मतलब पोटेंशियल का सेंस, तो पोटेंशियल तो सबसे पहले 0 था, लेकिन हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल दिया उसके बाद, तो पोटेंशियल सरफेस माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फ्लैट वाला सरफेस जो कि सरफेस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा EVS के बराबर, यानी कि EV पोटेंशियल सरफेस, ओके। तो इधर से जो काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था ये किसके बराबर होता है, EVS के बराबर होता है, ओके। तो ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला ग्राफ ये देखो, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ,
तो इधर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज से कोई क्या सेंस आती है फोटो करंट नहीं आता, क्योंकि फोटो पॉजिटिव वोल्टेज जितना भी हो फोटो करंट क्या होगा कांस्टेंट ही होगा ना, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कांस्टेंट आएगा पॉजिटिव में, लेकिन इधर अगर नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव दिया है हम लोगों ने, तो इस तरीके से गिर के एक टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किस में गिरेगा, इसमें वोल्टेज कितना होगा, सरफेस वोल्टेज होगा, ओके, पोटेंशियल सरफेस में जीरो के बराबर हो जाएगा। एंड इसके नीचे का जितना भी होगा, यानी कि नेगेटिव में इसके ऊपर एंड एक्चुअली नंबर लाइन पे इसके नीचे नेगेटिव में, तो क्या होगा इसका जो फोटो करंट होगा वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी। ओके, समझ में आ गया होगा फोटो करंट वोल्टेज का ग्राफ आप लोगों को। एक बात का ध्यान रखना, ये जो डायरेक्टली क्या नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं हो जाता, थोड़ा सा इस तरीके से अप लिखता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ओके, कांस्टेंट लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी का लाइट है। ओके, एक है इंटेंसिटी 1 एंड एक है इंटेंसिटी 2। कौन ज़्यादा बड़ा है, इंटेंसिटी 2 ज़्यादा है। ओके, तो इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम। अभी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या आता है देखते हैं। तो वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। इंटेंसिटी किसका ज़्यादा है, I2 का ज़्यादा है, तो I2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, एंड इंटेंसिटी 1, क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर फोटो करंट डिपेंड करता है ना, इस वजह से वैल्यू ज़्यादा है फोटो करंट। इंटेंसिटी 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से, लेकिन तो क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उन दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा। इंटेंसिटी बढ़ा है इसी वजह से फोटो करंट ज़्यादा है, लेकिन ओके, फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, ओनली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ओके, इसी वजह से इंटेंसिटी ज़्यादा भी है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इस बार अगर हम लोग उल्टा करना है कि इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने अलग कर दिया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सेम बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सेम बट व्हाट इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 1 से। ओके, ये ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, सेम है, इसी वजह से ग्राफ दोनों ऊपर में कनेक्ट कटेगा, क्योंकि फोटो करंट क्या होगा उनका सेम होगा ना, इंटेंसिटी सेम है। तो इधर से थोड़ा ये इधर आ जाएगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी 2 का ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी 1 का ग्राफ है। ओके, तो किससे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही, तो आराम से हो जाएगा ऐसा, देख लेंगे। ओके, देखेंगे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये मेटल सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से, ये लाइट सोर्स से क्या आया, लाइट आया, फोटोन होगा, इसमें क्या होगा, फोटोन का पार्टिकल होगा। ओके, तो आइंस्टाइन ने बोला क्या, ये जो फोटोन होता है एंड इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का वो इससे बड़ा है, फिर बराबर तो होना पड़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मेटल सरफेस की। ओके, तो ये बात बताइए आपने। तो ये जो फोटोन होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा इस तरीके से। एक फोटोन एक ही क्या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड इंटरेक्ट करके इन इलेक्ट्रॉन को अपना जो फोटोन का एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा। ओके, जब ये एनर्जी ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ये होता है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, उस काइनेटिक एनर्जी से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये इस काइनेटिक एनर्जी से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखो क्या बोला आइंस्टाइन ने बोला कि इस फोटोन विल इंटरेक्ट वन फोटोन विल इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन ओनली। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ड्यूरिंग इंटरेक्शन फोटोन विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तब क्या हो जाएगा, एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इधर लिखता हूं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू h इन द फ्रीक्वेंसी, या फिर h c बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, जो लाइट है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा क्या है, उस फोटोन का वेवलेंथ। ओके, एंड क्या बोला, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो फिर देखो इक्वेशन बना क्या, टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो h फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, h फ्रीक्वेंसी नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होगा। ओके, तो इसको मैं h फ्रीक्वेंसी लिख के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन लिख सकता हूँ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, ये भी सही है। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, हम लोग दे रहा है, तो इसको फॉर्मूला h फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, इसको मैं ई नॉट के टर्म पर लिख सकता हूँ। ये भी क्या बताता है, ये भी वर्क फंक्शन को बताता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, और मैं बहुत सारे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, h c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ, इसको मैं h फ्रीक्वेंसी को इक्वल टू h c अपन में लैम्डा नॉट, यानी कि ये क्या है, ये कट ऑफ वेवलेंथ है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकता हूँ। ये एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ। लेकिन जो एक्चुअल इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है वो क्या है, h फ्रीक्वेंसी इक्वल टू h फ्रीक्वेंसी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, इसको याद रखना। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड, अगर हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया, इज अप्लाइड, हम लोगों ने अभी बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तब जो वर्क डन बाय अगर वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को निकाल के हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाला था, वो किसके बराबर निकाला था, वो निकाला था EVS के बराबर निकाला था। ओके, इसको पुट करो, इसमें क्या होगा, h फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू hv नॉट प्लस EVS। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों ने क्या क्या अप्लाई किया तब। तो इस बार हम पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ओके, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इस बार हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो देखो, तो चैप्टर का नेम ही क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर था।
ओके, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है कुछ वेलोसिटी से अगर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो वो दो नेचर दिखाता है। ओके, एवरी पार्टिकल हैव डुअल नेचर। हम लोग लिख देता हूँ नेचर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ओके, एवरी पार्टिकल हैज डुअल नेचर। क्या क्या डुअल नेचर है? सबसे पहले तो वो पार्टिकल नेचर दिखाता है। ओके, पार्टिकल नेचर दिखाएगा कब दिखाएगा ये? जब वो कुछ वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी है वो कम है रिलेटिवली, या फिर कुछ वेलोसिटी में नहीं है, रेस में है, या फिर कुछ कम वेलोसिटी से जा रहा है, तब ये पार्टिकल नेचर दिखाएगा। लेकिन ये अगर बहुत ही जोर से, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से अगर मूवमेंट करा दूँ मैं, वही सेम पार्टिकल नेचर को छोड़ के वेव नेचर दिखाएगा। ओके, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दो होता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो फोटोन होते हैं लाइट का, वो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या दिखाया, पार्टिकल नेचर का वो चीज़ था। ओके, पार्टिकल नेचर दिखाता था। लेकिन इस बार हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में वेव नेचर को पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलता क्या है, तो अगर एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है, तब वो वेव नेचर को दिखाएगा। ओके, ये बोला है इसने डी ब्रॉगली साहब ने। तो ये क्या है? ये है वेव्स। हम समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ये वेव्स है। क्या वेव्स है? मैटर वेव्स है। ये सब मैटर वेव्स वेव है, तो इनका कुछ लेंदा भी होगा, यानी कि वेवलेंथ होगा। ओके, उसी वेवलेंथ के बारे में क्या बोला है इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में? वो जो वेव नेचर दिखाएगा, उन वेव का जो वेवलेंथ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इस जो पार्टिकल इसके मोमेंटम से। ओके, मोमेंटम से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ ओके, तो यह समझ में आ गया आप लोगों को? तो फॉर्मूला क्या? लैम्डा इक्वल टू h/p, ये मेन फॉर्मूला है हाइपोथेसिस का, इस हाइपोथेसिस का। एंड अगर लैम्डा इसको p को हम क्या लिख सकते हैं? m भी लिख सकता हूँ मैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस बार हम लोग इस वेव का एनर्जी देखें। एनर्जी क्या होगा? hc/λ होता है एनर्जी। ओके, तो फिर देखो hc/λ होता है, तो ये बात देख लो। ओके, तो इधर में अगर लैम्डा के साथ c को क्या कर दूंगा, इधर भी अगर c मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर भी c मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल जाएगा लैम्डा c इक्वल टू hc/mv। ओके, तो इसको मैं p लिख सकता हूँ, लैम्डा c इक्वल टू hc बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो लैम्डा को साइड अगर लेके जाके मैं p को इससे लेके आऊँ, ये बन जाएगा pc इक्वल्स टू hc/λ। यही तो एनर्जी के बराबर है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? pc। तो अगर मैं मोमेंटम को लिखो तो e/c हो जाएगा। एक और चीज़ इसको भी याद रख लेना, जो मोमेंटम होता है इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना। मोमेंटम होगा वो एनर्जी अपन में, ये क्या है? c क्या है? c है लाइट का जो स्पीड होता है। ओके, लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है, वो होता है 3 × 10⁻⁸ ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये बात। तो p इक्वल मोमेंटम इक्वल टू e डिवाइडेड बाई c होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अगर हम लोग फिर से अगर बात करें लैम्डा की, तो हम लोगों ने लैम्डा क्या माना? h अपन में m भी माना। ओके, अभी तक सही है। तो इधर देखो p² अपन में एक हम लोगों ने पढ़ा था ना, वर्क एनर्जी टर्म में, वर्क एनर्जी टर्म में, वर्क आवर एनर्जी टर्म में पढ़ा था। उससे करके क्या पढ़ा? p² अपन में 2m इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो p किसके बराबर होगा? जैसे अगर मैं मोमेंटम को निकालूं, ये बन जाएगा रूट के अंदर 2m, काइनेटिक एनर्जी के बराबर बन जाएगा। तो इस लैम्डा को m भी मतलब क्या है? p ही तो है ना। ओके, h अपन में √2m k लिख सकता हूँ। एक और फॉर्मूला बन गया। कब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? ओके, चलो। तो अगर हम लोगों ने अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया, इफ वी अप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर एक्सेलरेट हो रहा है कुछ पोटेंशियल तक। ओके, एक्सेलरेट हो रहा है कुछ पोटेंशियल तक, यानी कि एक्सेलरेट टू पोटेंशियल v। अगर पोटेंशियल v से स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर v है, ओके, तब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर लिख सकते हैं? q v के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर पढ़ा है डेल्टा v होता है, q × डेल्टा v होता है, तो v फाइनल v होगा, इनिशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट यानी पोटेंशियल 0 से उस तक जा रहा है ना, पोटेंशियल तक। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी q v, तो इधर मैं काइनेटिक एनर्जी किस जगह पे क्या लिख सकता हूँ? q v लिख सकता हूँ। तो ये लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? h अपन में √2m qv। ओके, बहुत सारे फॉर्मूला हो गया। अभी इस फॉर्मूले से मैं एक और चीज़ डिराइव करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, याद कर लो, वैल्यू तब काम में आएगा। तो लैम्डा इक्वल क्या मिला अपने को? h अपन में √2m qv मिला। ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है इलेक्ट्रॉन में, या फिर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होकर कुछ पोटेंशियल तक, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v से हुआ। ओके, तब हम लोग इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या लिखेंगे? यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12.27, नीचे √v के अंदर √v मतलब पोटेंशियल। ओके, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में हो जाएगा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग तो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ये तो आपको पता है। ओके, इन केस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? अगर प्रोटॉन कुछ एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, तब क्या होगा? तब लैम्डा इक्वल हो जाएगा 0. ये जो 27 है, 1 ऐड करके 28 हो जाएगा ना, 0.01 ऐड करेंगे तो 0.28 में रूट ऑफ पोटेंशियल, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में। ओके, इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना, तो आसान होगा क्वेश्चन को पढ़ने में। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ में हम लोग वेरिएशन ला सकते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। इफ देयर इज अ गैस पार्टिकल, ओके, देयर इज ए गैस पार्टिकल, अगर गैस पार्टिकल है तब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो देख लो, वो होता है f/2। ये भी हम लोगों ने पढ़ा 11 में। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? f/2। f क्या है इधर, वो बाद में पढ़ेंगे। ओके, f/2 kb t के बराबर होता है। इधर t क्या है? ये है टेम्परेचर इन केल्विन। kb क्या है? ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब हम लोगों ने पढ़ा 11 में। ओके, रिवाइज कर लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड f क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो काइनेटिक एनर्जी f/2 kb t के बराबर हो गया। तो हम लोगों ने जो वेरिएशन में पढ़ा था लैम्डा, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो किसके बराबर है? h में √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। तो इधर से मैं लिख सकता हूं लैम्डा इक्वल टू h में √2m काइनेटिक एनर्जी, इसके ये लगा दूंगा मैं, तब क्या बनेगा देखो, 2m f/2 kb t। ओके, 2 तो कैंसिल आउट, ओके, क्या बन जाएगा ये h में मतलब के अंदर mf kb t। ओके, ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ओनली एप्लीकेबल फॉर वन गैस पार्टिकल के लिए। ओके, तो अभी हमें बहुत सारे फॉर्मूला होता है, तो याद कौन सा रखना है? सबसे पहले तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमें सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, जो कि लैम्डा होता है, यानी कि डी ब्रॉगली का वेवलेंथ वो होगा h में मोमेंटम के। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम लोग याद करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे यार, जो मोमेंटम होता है वो e/c होता है। ओके, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, लैम्डा इक्वल टू h अपन में क्या होता है? रूट ओवर के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। इधर से हम लोग कौन सा डिराइव कर सकेंगे? तो याद कर लेते हैं हम लोग, लैम्डा इक्वल टू h अपन में
√2m QV होता है। ओके, ये कब ओनली, ये ओनली है अगर ओनली व्हेन ए पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोगों ने पढ़ा 12.27 अपन में √v आर्मस्ट्रॉन्ग। इन केस ऑफ प्रोटॉन में क्या पढ़ा, लैम्डा, ये पढ़ा 0.28 अपन में √10 पोटेंशियल आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो फिफ्थ फार्मूला देखो, इन केस ऑफ गैस पार्टिकल के लिए हम लोगों को लैम्डा इक्वल टू क्या मिला, h अपन में mf kb की मिला। ओके, इन पांच फार्मूला को याद रखना अच्छे से, ये ओनली फॉर गैस पार्टिकल। तो इस बार हम देखते हैं सम प्रॉब्लम इन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, तो सम प्रॉब्लम इन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पार्टिकल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ओके, और ये जो पार्टिकल है क्यू चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो इसका मास है मान लो m, तब इसका जो लैम्डा इनिशियल होगा, हम लोगों को सबसे पहले चाहिए लैम्डा इनिशियल। ओके, क्या हो जाएगा लैम्डा इनिशियल, हमारा मोटो क्या है इस प्रॉब्लम में, क्या रहेगा, लैम्डा एट टी टाइम अपने को पूछ लेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो लैम्डा इनिशियल क्या होगा, h अपन में m एंड v होता है, तो v तो v0 है ना, तो m v0 हो जाएगा। तो लैम्डा इस बार हमें टी टाइम में चाहिए, टी टाइम के लिए हमें सबसे पहले ये वेलोसिटी टी टाइम चाहिए। वेलोसिटी टी टाइम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टी टाइम निकालने से पहले हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू u प्लस at। ओके, u2 क्या है, u2 v0 है, लेकिन क्या हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपन में मास होता है, फोर्स कितना है इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स किसकी साइड लगेगा, इधर की साइड लगेगा क्योंकि ये। ओके, तो फोर्स कितना लगेगा, q1 लगेगा, हम लोगों को पता है, तो qe अपन में m होगा, तो qe अपन में m हो गया, तो ये q हो गया। ओके, तो लैम्डा टी का मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो लैम्डा टी का फॉर्मूला आता है वो लैम्डा इनिशियल अपन में 1 प्लस QE T अपन में m v0 होता है। ओके, ये होता है फॉर्मूला, लेकिन इसको डायरेक्ट किस करके दिखाता हूं मैं, लैम्डा टी इक्वल्स टू सबसे पहले तो v at टाइम हम लोगों ने निकाल लिया, तो लैम्डा टी मतलब क्या, h अपन में m at v at टाइम यही है, तो h अपन में m v at टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, v0 प्लस QE m लिख सकता हूं। ओके, बिल्कुल, तो h अपन में अगर m मैं v0 को इधर निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, तो m v0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस QE, नीचे m v0 बन जाएगा ना, एंड t बन जाएगा ये। ओके, तो h अपन में m v0 क्या था, लैम्डा इनिशियल था, इनिशियल, तो नीचे का ये वाला रह जाएगा 1 प्लस QE m v0 t। तो यही तो मैंने सबसे पहले बताया था तुमको फॉर्मूला की, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ओके, फॉर्मूले को या फिर ये सेम ही तो फॉर्मूला है, तो इसको जब याद रखोगे तब डायरेक्टली क्वेश्चन अगर ऐसा है सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें इतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम हॉल में तो इतना डायरेक्ट करने का मतलब भूल जा सकते हैं हम लोग, इसी वजह से इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो लैम्डा टी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है वो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड फील्ड यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। ओके, तो लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा टी टाइम, यानी कि लैम्डा टी टाइम क्या होगा, लैम्डा इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस QET अपन में m v0। ओके, तो इस बार देखते हैं, अगर इस बार बोलते कि दूसरा प्रॉब्लम, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और इस बार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ओके, तो मैंने b वेक्टर मान लिया मैग्नेटिक फील्ड को, ऊपर की डायरेक्शन पे है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यों, ये v0 से इसी डायरेक्शन में, तो b एंड v क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने पढ़ा है दो एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से, देखो स्पीड अगर परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन के साथ, तब ये सर्कुलर मोशन में होगा, हम लोगों ने पढ़ा तो है ना सर्कुलर मोशन में, बेसिक्स में सर्कुलर मोशन में होगा। एंड सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट होता है, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होगा, तो v0 से जाएगा हर एक पॉइंट पे v0 ही रहेगा, तो v at t टाइम भी किसके बराबर होगा, v0 के बराबर ही होगा। ओके, तो लैम्डा इनिशियल किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा अपना h अपन में m v0 के, एंड लैम्डा अगर t टाइम पे निकाले हम लोग तब भी क्या होगा, h अपन में m v0 ही होगा, क्योंकि m v at t टाइम क्या है, v0 ही है, तो लैम्डा इनिशियल एंड लैम्डा t किसके बराबर है दोनों। ओके, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा, ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो सर्कुलर मोशन होगा तो इस टाइप का कुछ क्या होगा, रिएक्शन होगा उस पार्टिकल का। ओके, इस तरीके से कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो फिर इसका रेडियस की बात करें हम लोग, रेडियस किसके बराबर होगा, इस बात को एकदम अच्छे से याद रखो, ये होता है m v0 अपन में QB के बराबर। ओके, तो m v0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m v0 को RBQ लिख सकता हूँ, इसको याद कर लेना, m v0 इक्वल टू RBQ, इस तरीके से इसको याद रख लेना। जो रेडियस होता है वो होता है m v0 अपन में QB। ओके, तब RBQ निकल के आ जाएगा m v0, हम इसमें पुट कर सकते हैं लैम्डा टी टाइम h अपन में RBQ अगर रेडियस के टाइम पे निकालना है तब। ओके, तो इस केस में फॉर्मूला कौन सा याद रखना है अपने को, लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा इनिशियल, जो कि h अपन में m v0 के बराबर होता है, और रेडियस किसके बराबर होता है, m v0 अपन में QB के, वही रखना है यार। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस बार ऊपर की साइड इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, एंड जो Q चार्ज का पार्टिकल इधर v0 से जा रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स तो वो किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। तो इधर एक्सेलरेशन भी लगेगा, फोर्स लगता है, मतलब एक्सेलरेशन किसके वाई डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स अपन में m के बराबर, फोर्स कितना है QE अपन में m के बराबर होगा, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी सेंस होगा, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा होगा। ओके, तो फिर कोई वेलोसिटी का सेंस भी नहीं हो रहा होगा, तो वेलोसिटी टी टाइम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, v0 ही होगा। सबसे पहले हम लोग लैम्डा इनिशियल निकाल लेते हैं, लैम्डा इनिशियल क्या होगा, h अपन में मास इनटू वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट वाई डायरेक्शन सबसे पहले इनिशियल में तो 0 है, तो 0 को क्या लिखेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले हम लोग इनिशियल में इनिशियल v इनिशियल निकाल लेते हैं। ओके, v इनिशियल क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का क्या है v0 का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, v0 के बराबर, तो h अपन में m v0 हो जाएगा लैम्डा इनिशियल। तो अगर लैम्डा में t टाइम में चाहिए तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं एक बार डायरेक्टली बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ओके, तो क्या होगा, h अपन में सॉरी लैम्डा इनिशियल अपन में क्या होगा, लैम्डा इनिशियल अपन में 1 प्लस जितना भी पहले जो लैम्डा टी टाइम में हम लोगों ने जो पहले वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक का सेम डायरेक्शन अगर हो तब वो फॉर्मूला बता वही है, लेकिन हमें इधर क्या करना है, सबका स्क्वायर कर देना है, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, अपन में m स्क्वायर v0 का स्क्वायर एंड रूट वाला कर देना, सेम फॉर्मूला है।
लेकिन इधर स्क्वायर है एन रूट ओवर के अंदर। तो इसका डायरेक्ट करके मैं लिखाता हूँ, है ना। तो v एट टी टाइम एट एक्स डायरेक्शन v नॉट होगा, v एट टी टाइम एंड वाई डायरेक्शन कितना होगा, u प्लस एटी, u कितना है 0, u प्लस एटी करना पड़ेगा मुझे, u कितना है 0 है, तो ये टी एक्सेलरेशन क्या है, q ये अपन में m एंड t है, तो ये है v t एट वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एट टी टाइम किसके बराबर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो v नॉट का स्क्वायर प्लस q e, तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपन में m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मैं लैम्डा अगर टी टाइम में निकालूँ तो क्या हो जाएगा मुझे, h अपन में m v v एट टी टाइम कितना पड़ेगा, v एट टी टाइम किसके बराबर था, h अपन में m रूट ओवर के अंदर v नॉट का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपन में m का स्क्वायर था, तो h अपन में m, तो इस रूट ओवर के अंदर अगर मैं v नॉट का स्क्वायर को कॉमन लेके आऊँ तो क्या बनेगा 1 प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपन में m स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर। ओके, ये बन गया। तो h अपन में इस रूट ओवर के अंदर से v नॉट का अगर मैं लिखते आ जाऊँ उससे क्या होगा, m v नॉट हो जाएगा, h अपन में m v नॉट एंड नीचे क्या बन गया, ये रूट ओवर के अंदर ही 1 प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर एंड m स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर। ओके, तो ये h अपन m v नॉट क्या बन गया, लैम्डा इनिशियल बन गया एंड नीचे बन गया रूट ओवर के अंदर 1 प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर m स्क्वायर एंड v नॉट का स्क्वायर। ओके, तो हम फॉर्मूला मैंने डेराइव करके आप लोगों को बता दिया। तो यही था कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ओके, जिसमें डी ब्रोगली का वेवलेंथ पूछ सकते हैं करेंगे जो। ओके, तो एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, इधर हम लोगों ने जो पढ़ा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक सेकंड इधर दिखा देता हूँ। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अगर कोई पूछे आपको कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस होता क्या है, तो हम बोलेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बताता है कि यही बताता है। ओके, एवरी पार्टिकल हैज डुअल नेचर, और वो डुअल नेचर क्या क्या है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। देन हम क्या लिखेंगे, एवरी पार्टिकल हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। उसके बाद बोलेंगे कि एवरी पार्टिकल हैविंग सम मास एंड मूविंग विद सम वेलोसिटी v, moving with some velocity v will show wave nature, matter wave, and the wavelength of the matter wave will be inversely proportional to its momentum. Okay, वो हो जाएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो बोर्ड एग्जाम क्या करा है तो वो लिख देना। उसके बाद अभी पढ़ते हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सेकंड, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, डेविएशन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया था। ओके, एंड क्या बताता है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, टेल्स अबाउट वेव नेचर ऑफ, टेल्स अबाउट, मैं लिखता हूं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट experimentally shown. Okay, wave nature of electron was first experimentally shown. Wave nature मतलब फास्ट मूविंग होगा इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं उसने उन दोनों ने डेविएशन एंड जर्मर ने उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जर्मर ने उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूफ करने के लिए क्या किया, तो उन लोगों ने सबसे पहले एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया जिसको उन लोगों ने कनेक्ट किया एक लो टेंशन बैटरी से। ओके, लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया, लो टेंशन बैटरी, ये है टंगस्टन का फिलामेंट। ओके, टंगस्टन फिलामेंट एंड इसके आगे क्या लगा दिया, बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग लगा दिया। ओके, बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग लगा दिया, बेरियम ऑक्साइड ठीक है कोटिंग के लिए, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन होता है बेरियम ऑक्साइड का फाई नॉट वर्क फंक्शन इज लो, इसी वजह से। ओके, वर्क फंक्शन लो हो गया। ओके, लो करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर वर्क फंक्शन लो होगा तब अच्छे से इसको मतलब इजीली क्या हो पाएगा, इधर से मूव कर पाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कुछ काइनेटिक एनर्जी से। तो हम लोगों ने इधर क्या रख दिया, इधर ट्यूब रख दिया। ओके, जिसको कनेक्ट किया हाई टेंशन बैटरी के साथ, इसे कनेक्ट किया गया हाई टेंशन बैटरी से, हाई टेंशन बैटरी के साथ। ओके, तो इधर एक निकल क्रिस्टल लग गया। ओके, निकल क्रिस्टल, ये है निकल क्रिस्टल। एंड इधर से देखो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी से इधर से आके इस ट्यूब से आते हुए, क्योंकि देखो हाई टेंशन बैटरी है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, हाई टेंशन बैटरी है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज का वेक्टर होकर इस ट्यूब की मदद से आके इधर से आके इस निकल क्रिस्टल में क्या करेगा, बाउंस करेगा। उसके बाद इस तरीके से कुछ एंगल बनाएगा, इसको हम थीटा नहीं, इसको हम लोग फाई मान लेते हैं। ओके, इसको बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्कैटर करके इस एंगल पे चला गया। ओके, तो हम लोगों ने इधर एक स्क्रीन रख दिया, इसमें कैप्चर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, इसको बोलते हैं स्क्रीन। ओके, एंड इधर हम लोग स्क्रीन के पीछे क्या लगा दिया है, इस तरीके से मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया, मूवेबल डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज को। ओके, तो अंदर एक गैल्वेनोमीटर भी है, मान लो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है मूवेबल डिटेक्टर के अंदर, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द करंट्स को वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ओके, गैल्वेनोमीटर तो हम लोगों ने पूरी तरह कॉन्सेप्ट इधर समझाइए, कैसा एक्सपेरिमेंट किया वो हम लोगों ने समझाया। ओके, इधर द इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन के फिलामेंट से बेरियम कोटिंग के लगाया, क्योंकि वो फंक्शन लोगों ने के लिए इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के आगे हाई टेंशन बैटरी है, पॉजिटिवली अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर इस ट्यूब में जाके निकल क्रिस्टल पे क्या करेगा, स्कैटर एंगल हाई पे इस स्क्रीन में क्या करेगा, बाउंस करेगा, मतलब स्क्रीन पे कैप्चर हो जाएगा इस मूवेबल डिटेक्टर के थ्रू। गैल्वेनोमीटर में बताएगा इंटेंसिटी ऑफ द करंट कितना है। तो हम लोगों ने डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ करंट मिला हमें। जब ये एक बात इधर से याद रखो, ये काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इंक्रीज करूँगा तभी क्या इंक्रीज होगा, तभी जो ये डिफरेंस कब इंक्रीज होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्यू डेल्टा वी होता है ना, क्यू तो सेम ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही रहेगा, डेल्टा वी बढ़ेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इस वजह से हमें डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ओके, तो इधर हम लोग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, हम लोगों ने कुछ रेंज मिलेगा। ओके, वी फिर 44 वोल्टेज से लेकर टू 68 वोल्टेज तक हम लोगों ने डिफरेंट करके एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन वी इज टू इनमें से 54 वोल्टेज में हमें जो स्कैटरिंग एंगल है वो 50 डिग्री मिल गया। ओके, एंड एट दिस एंगल एंड एट दिस एंगल एंड वोल्टेज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट था, इंटेंसिटी ऑफ द करंट वाज हाईएस्ट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द करंट वाज हाईएस्ट
फिर मैक्सिमम। ओके, तो ग्राफ एक अगर इंटेंसिटी एंड स्कैटरिंग एंगल का हम लोग ग्राफ ले लें, इंटेंसिटी स्कैटरिंग एंगल का हम लोग ग्राफ ले लें, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मैक्सिमम ये मैक्सिमम पॉइंट किसका है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है इसमें, और ये क्या है स्कैटरिंग एंगल, इसमें 50 डिग्री है, जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है ये है 54 वोल्ट। ओके, तो फिर देखो, तो डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होना चाहिए था वो किसके बराबर होना चाहिए था, 12.27 अपन में रूट के अंदर पोटेंशियल आर्मस्ट्रांग, तो पोटेंशियल मैक्सिमम कब है, जब 54 वोल्टेज में 54 वोल्टेज ले लो, 12.27 अपन में, तो के अंदर 54 होगा, तो आंसर कुछ 1.67 आर्मस्ट्रांग आएगा। क्या कितना आएगा, 1.67 आर्मस्ट्रांग। अब मेरे को लैम्डा मिल जाएगा। ये लैम्डा कौन से नेचर को दिखाएगा, पार्टिकल नेचर को दिखाएगा। ओके, इसने पार्टिकल नेचर को हमें प्रूव कर दिया, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता था हम लोगों ने पार्टिकल नेचर के लिए भी पढ़ा था, वेव नेचर के लिए मतलब डी ब्रॉगली का जो स्टेटमेंट है वो पार्टिकल नेचर के लिए भी अप्लाई होता है, सेम एज वेल एज वेव नेचर के लिए भी। ये हम लोग पार्टिकल नेचर के लिए निकाला। ओके, अगर हम लोग ब्रेक्स लॉ से पढ़ेंगे इस बार, ब्रेक्स लॉ से, ये जो ब्रेक्स लॉ है ये हमें नहीं चाहिए, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ब्रेक्स लॉ जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव नेचर को बताता है किसी भी चीज़ का। ओके, वेव नेचर को बताता है। तो इसमें अगर हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एंगल जो स्कैटरिंग एंगल है उसको 50 डिग्री ले लेंगे, तो स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री में क्या हो जाएगा, जो लैम्डा होगा इलेक्ट्रॉन का यानी कि वेवलेंथ वो 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। इसने क्या बताया कि अगर वेव नेचर भी माने हम लोग हम ब्रेक्स लॉ रहेगा, तभी हमें लैम्डा सेम ही मिलता है इलेक्ट्रॉन का। अगर पार्टिकल नेचर से निकाले वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन सेम ही मिलता है। मतलब इसने क्या प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, इस चीज़ को प्रूव करता है। ओके, इस बात को हम लोगों ने किसके साथ प्रूव कर लिया, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में किसको बताया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्टली एक्सपेरिमेंटेड। ओके, इससे क्या गया था।